This is Nitin Upadhyay and you're most welcome on your channel NK Upadhyay Classes। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को हर रोज एक वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सको। ठीक है, और चलो देखो, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देख लिया था, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद हमने पार्टनरशिप डीड भी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि हम अगर पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए या फिर कुछ एक पॉइंट्स को मेंशन करना भूल गए तो उस केस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे और कौन कौन से प्रोविजंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, अगर हमने जब पार्टनरशिप डीड पढ़ा था तो हमने उसमें कुछ एक पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि कुछ एक पॉइंट्स में आपको रिमाइंड करवा दूं, जैसे कि फर्म का नेम एंड एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, कितना उसमें से ड्राइंग कर सकते हैं, अगर उन्होंने जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस की, जो उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस कैपिटल पे उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और उन्होंने फर्म से जो ड्राइंग किया है उस पे उन पार्टनर को, फर्म को कितना इंटरेस्ट देना है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज की क्लास में उन्हीं से उन सारे पॉइंट्स में से कुछ एक पॉइंट्स अगर हमने मेंशन करना भूल गए तो उस केस में ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पार्टनरशिप डीड में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिसाइड करना ही भूल गए, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड करना ही भूल गए, तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? 1:1:1:1:1, जितने भी पार्टनर है उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट इज कि पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना, उस कैपिटल पे उन पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर वो पार्टनरशिप डीड में ये चीज मेंशन करना भूल गए कि कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर वो प्रोविजन ही उन्होंने मेंशन नहीं किया तो उस केस में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सर, अगर वो मेंशन कर दे उसमें तो मेंशन कर दे, उस चीज को फॉलो करना है। अगर वो बोले कि हमें 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए तो 5%, अगर वो बोले 15%, 15%, तो उस हिसाब से हम उनको इंटरेस्ट दे देंगे। थर्ड पॉइंट इज, अगर पार्टनर ने फर्म से ड्रॉइंग किया है तो उस ड्राइंग पे वो पार्टनर है वो फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। ये फर्म की इनकम होगी और पार्टनर का एक्सपेंस होगा। वो फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन भी हम मेंशन करना भूल जाते हैं तो हम उन पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हुए? सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा, प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को नहीं देंगे, पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हम उनको कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं करेंगे। वरना तो पार्टनर्स बोल देंगे, अच्छा आप हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हो। ऐसा नहीं होता, ना तो हम उनको इंटरेस्ट देंगे और ना ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे। 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। फोर्थ पॉइंट इज कि अगर पार्टनर फर्म के लिए कुछ काम वाम कर रहे हैं तो उसके लिए फर्म से उनको ना तो सैलरी दी जाएगी, ना उनको कमीशन दिया जाएगा, ना बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो ना तो सैलरी, ना कमीशन, ना बोनस, ये भी उन पार्टनर्स को हम नहीं देंगे। जो प्रॉफिट हुआ वही डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। उसके बाद जो पार्टनर है, देखो कभी कभी क्या होता है, फर्म को कुछ पैसे की जरूरत होती है और जो पार्टनर है उन्होंने तो अपनी कैपिटल प्रोवाइड करवा दी, वो बोलते हैं हम इससे ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इससे ज्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकते। उस केस में फर्म के पास ऑप्शन रहता है कि वो बाहर से किसी पार्टी से लोन ले ले, बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से लोन ले ले। अगर वो वहां से भी लोन नहीं लेना चाहती है तो उस केस में जो पार्टनर है ना, उन पार्टनर से फर्म लोन ले लेती है। सर, मतलब वो अब अगर पार्टनर फर्म को कुछ पैसे दे रहा है तो वो कैपिटल के हिसाब से नहीं दे रहा, वो किस हिसाब से दे रहा है? लोन के हिसाब से। बिल्कुल सही। अगर वो लोन के हिसाब से फर्म को कुछ पैसे दे रहा है तो ये हो गया पार्टनर का लोन जो कि वो फर्म को दे रहा है। तो उस केस में जो फर्म है वो उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगी क्या? बिल्कुल देगी। तो इसके बारे में भी पहले से डिसाइड होता है कि अगर किसी पार्टनर से इन फ्यूचर लोन लेना पड़ा फर्म को तो उस केस में उस पार्टनर को हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर ये चीज पहले से मेंशन नहीं है तो उस केस में उस पार्टनर को जो फर्म है वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। या तो पहले से डिसाइड करना भूल गए तो उस केस में 6% के हिसाब से हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा पर एनम की रेट के हिसाब से। फिफ्थ पॉइंट इज
कि जो पार्टनर है उन पार्टनर को बिजनेस ऑपरेशन में पूरा पूरा राइट होगा कि वो जाके उस बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन करे, मतलब कि वो जाके उस बिजनेस में इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और मतलब उस बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसमें वर्क कर सकता है। देखो पढ़ते हैं, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट इक्वल शेयर होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, हम उन पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इतनी चीज समझ में है। उसके बाद में है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ये जो ड्रॉइंग है ना, ड्रॉइंग, इस पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी और कमीशन, पार्टनर को ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा। सर अगर ये पहले से डिसाइड हो गया तो, अरे पहले से डिसाइड हो गया तो उस केस में तो उनको मिलेगा ही ना, ये तो श्योर है। आगे चलो, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउ ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से। अगर ये प्री डिसाइड हो गया कि उस लोन पे उन्हें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा तो 10% के हिसाब से दे दो, लेकिन अगर वो मेंशन करना ही भूल गए तो उस केस में 6% के हिसाब से करना ही पड़ेगा। ये चीज समझ में यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशन में वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल, उनको कोई दूसरे पार्टनर रोक नहीं सकते। सभी पार्टनर को ये फ्रीडम है कि वो बिजनेस ऑपरेशन में अपना पार्ट दे सकते हैं। उसके बाद ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म, हर एक पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर फर्म की बुक्स को देख सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम, और वो क्या है, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनकी कॉपी भी रख सकता है अपने पास। उसको उस केस में भी मना नहीं किया जा सकता कि नहीं आप उसकी बुक्स को देख भी नहीं सकते, इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, आप उसकी जेरोक्स भी नहीं रख सकते, नहीं, उसको इसके लिए भी मना नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ एक 6-7 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस केस में ये रूल एप्लीकेबल होंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो देखो, इतना सब होने के बाद अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था और पार्टनरशिप में क्या होने वाला है, और पार्टनरशिप में हमें कौन कौन सी नई चीजें और एक्स्ट्रा सीखनी है, ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था सिंगल ओनर बिजनेस के बारे में, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। उसका प्रोसेस क्या था वो सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम जर्नल में जर्नल एंट्रीज करते थे, मतलब जर्नल मेंटेन करते थे, और उसके साथ साथ हम लेजर में अकाउंट्स ओपन करके उन अकाउंट्स में इन जर्नल की पोस्टिंग करते थे। क्या करते थे? पोस्टिंग। और लेजर में आपको याद होगा कि इसमें सभी तरह के अकाउंट्स ओपन होते थे, और वो अकाउंट्स या तो पर्सनल नेचर का होता था, या फिर वो रियल नेचर का होता था, या फिर वो नॉमिनल नेचर का होता था। या तो पर्सनल या रियल या नॉमिनल, ध्यान से सुनना, पर्सनल, रियल या नॉमिनल नेचर का अकाउंट्स होता था। तो हमने लेजर में सारे अकाउंट्स ओपन कर लिए। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस से हम मैच करते थे कि हमारे कहीं पे मैथमेटिकली एरर तो नहीं है ना। उसके बाद हम क्या करते थे, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और उसके बाद बैलेंस शीट। अब ध्यान से सुनना, ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट, ये और ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट, इन्हें अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले आओ नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास सारे के सारे इनकम और सारे के सारे एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस होती थी। उन इनकम और एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इन नॉमिनल अकाउंट को हम क्लोज कर देते थे। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी अकाउंट्स ओपन हैं उन अकाउंट्स को हम क्लोज करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। उसके बाद ये जो हमें अकाउंट है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता था। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते थे। अब देखो क्या होगा, हमारे पास पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है, इनको हम कभी भी क्लोज नहीं करते, इनका हम बैलेंस निकालते हैं।
पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं और उन बैलेंसेस को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। देखो नॉमिनल अकाउंट तो क्लोज हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और क्लोज कहां से होंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से। और इनका जो रिजल्ट आएगा, देखो जब भी इनकम एक्सपेंस से मीट होता है तो हमें कुछ एक नेट चीज पता चल जाती है, या तो वो प्रॉफिट होगा या वो लॉस होगा। इनकम ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो हमें लॉस होगा। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखो हमारे पास पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है, इनका हम निकाल देते थे बैलेंस और उस बैलेंस को हम शो करते थे बैलेंस शीट में। पर्सनल अकाउंट में आपके पास एक अकाउंट होता था जो कि ऑनर का होता था, जिसको हम बोलते थे कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते थे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी एक तरह का पर्सनल अकाउंट ही है। तो अब एक बात बताओ, जब हम पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का बैलेंस निकाल के उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे तो हमारे पास यहां पे एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट हमें शो करेगा कि जो बिजनेस का ऑनर है उसने बिजनेस में कितनी कैपिटल अभी तक इंट्रोड्यूस कर रखी है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है ना, ये किसका होता है? एक बार सोच के देखना, किसी बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस हुआ वो डेफिनेटली उसके ऑनर का ही होगा। और ऑनर का हमारे पास यहाँ पे एक अकाउंट ओपन है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको हम ऐड या लेस कर देते थे डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर देते थे और अगर लॉस है तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, मतलब लॉस है उसको माइनस कर देंगे। यहां तक चीज समझ में आई? अब देखो ये जो पार्टनरशिप है, क्या पार्टनरशिप में हमारे पास डेफिनेटली दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे या फिर ऑनर होंगे। तो उस केस में क्या करना है? देखो हम उन पार्टनर को हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दें, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी करें, उनको सैलरी कमीशन बोनस भी दें और उसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट या एंट्रीज हो सकती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक तो जर्नल एंट्रीज सीखनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या सीखना है? जर्नल एंट्रीज, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, या उसके अलावा सैलरी कमीशन बोनस, इन चीजों की हमें एंट्री सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें सीखना है जर्नल में एंट्रीज कैसे होती है। सेकंड पॉइंट हमें क्या सीखना है? अब देखो यहां पे हमारे पास लेजर में पर्सनल अकाउंट में केवल एक ही कैपिटल अकाउंट ओपन होता था। कितना होता था? सिर्फ एक। लेकिन यहां पे कितने ओनर होंगे? यहां पे दो या दो से ज्यादा ओनर होंगे। तो सर डेफिनेटली उन सबके कैपिटल अकाउंट ओपन होंगे ना? बिल्कुल सही। तो देखो यहां पे हमारे पास जो पर्सनल नेचर के अकाउंट है उनमें एक कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं होके एक से ज्यादा होगा। मान लो हमारे पास 3 पार्टनर्स है, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। मान लो ये 3 अकाउंट ओपन हो गए। अब यहां भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जो लेजर में कैपिटल अकाउंट ओपन होंगे इसको मेंटेन करने के भी हमारे पास टोटल 2 मेथड होंगे। कितने मेथड होंगे? 2। पहला होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा होगा फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट मेथड। स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। समझ में आई इतनी बात? फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इस जर्नल सीखने के बाद हमें सीखना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, वो फिक्स्ड बेस से करना है कि फ्लैक्चुएट बेस से करना है। तो सेकंड पॉइंट हमें ये सीखना है। एक तो हमें सीखना है जर्नल, फिर हमें सीखना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस को एक बार छोड़ दो। वैसे भी एक बात बताऊं, ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसे हम केवल हमारी मैथमेटिकली एरर को फाइंड आउट करने के लिए ही बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात? एक बार ट्रायल बैलेंस को छोड़ो। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास पर्सनल, रियल और नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स ओपन होंगे, जिसमें से नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट्स होंगे उनको हम क्लोज कर देंगे। कहां से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ये हमें क्या शो कर देगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इसने हमें शो किया, ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ऑनर की। अरे नहीं, ऑनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना अभी। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां केवल एक ऑनर होता था और यहां पे एक से ज्यादा ऑनर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, जो भी है, मान लो कि प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सभी पार्टनर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो अगर पहले से डिसाइड है तो जो डिसाइडेड है उस रेशियो में, और अगर नहीं है तो किस में? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किस में?
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, याद रखना ये बात। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है, अब इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जैसे ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा तो हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि किसको कितना प्रॉफिट देना है। यहां तक चीज क्लियर हुई। तो अब हमें जो नेक्स्ट तीसरी नई चीज सीखनी है वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। तो हमें इस फर्स्ट चैप्टर में टोटल ये 3 चीजें सीखनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन होगी, उसके बाद हम सीखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं, और उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स को कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद इस चैप्टर में एक चीज और सीखी जाएगी। मान लो कि जैसे हम ईयर के एंड में हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिए, उसके बाद हमें कुछ चीजें पता चली जैसे कि हम पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। तो उस केस में उस अकाउंटिंग को कैसे सुधारा जाएगा, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, ये हमें 4th पॉइंट सीखना है। और जो 5th पॉइंट होगा वो होगा कि अगर मान लो कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो अगर फर्म उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए गारंटी देती है कि हाँ भाई आप हमारी फर्म में आ जाइए, हम आपको इतने प्रॉफिट्स की गारंटी देते हैं, या फिर वो जो पार्टनर फर्म में आ रहा है वो बोल दे कि आप प्लीज मुझे फर्म में एडमिशन दे दीजिए, मेरी वजह से आपके फर्म को इतना प्रॉफिट होगा। मतलब कि मिनिमम प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट होगा या मिनिमम प्रॉफिट अगर हम किसी पार्टनर को अलाउ करेंगे तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ये चीज हम सीखेंगे। तो ये टोटल 5 ही पॉइंट्स हैं जो हमें फर्स्ट चैप्टर में सीखना है। अब देखो इतना तो क्लियर हुआ कि हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे होंगे वो सीखने, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सीखना है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है पहले सुनो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो सारी चीजें होती है कि अगर आपके पास चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वो एक्सपेंस बियर करने ही पड़ेंगे। आपके पास प्रॉफिट है तो भी आपको वो एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे और अगर लॉस है तो भी आपको वो एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो सैलरी टू एम्प्लॉय। अब एक बात बताओ, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो आप एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे क्या? मैं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं, पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा कि पार्टनर को सैलरी देनी है, वो केस ही अलग है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले मैं एम्प्लॉय की सैलरी की बात कर रहा हूं। एम्प्लॉय को अगर आपके फर्म में या बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको तो सैलरी देनी ही पड़ती है, ठीक है। अब मान लो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की। आपकी बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही पड़ता है। पावर कंजम्पशन जो हुआ उसके लिए भी जो भी एक्सपेंस हुए वो करने ही पड़ते हैं। टेलीफोन चार्जेस चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपको बियर करना ही पड़ता है। डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें क्या है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको ये करना ही पड़ता है। इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद करो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही चीज करते थे। यहाँ पे सैलरी, कमीशन, रेंट पेड जो भी हमने किया वो सारी चीजें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज का रेंट पेड किया और टैक्सेस पेड किए, ये सारी चीजें क्या थी? ये थी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी उसका एप्रोप्रिएशन होगा। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो भी, अगर आपके पास प्रॉफिट है उसी केस में आप उसका एलोकेशन कर सकते हो, उसका एप्रोप्रिएशन कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, मान लो लॉस है तो उस केस में आप पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दे सकते, ना तो सैलरी दे सकते हो, ना कमीशन दे सकते हो, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। समझ में आई थी बात? तो एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि प्रॉफिट, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है और प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक चीज और सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन की जाती है, मतलब जर्नल एंट्रीज कैसे हम पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।